एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्योग्राफी के नेट जेआरएफ के सिलेबस के आधार पर हमारे भूगोल के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, वे कौन से टॉपिक हैं जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उन पर यहाँ चर्चा करते हैं। यानी हम एक सीरीज लेकर आए हैं। सीरीज का नाम क्या है? उसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। कंसेप्ट टॉक, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम खास टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम जिस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह कहीं ना कहीं हमारे मौसम को प्रभावित करता है। यानी यह एक ऐसी घटना है जो चक्रीय क्रम में घटित होती है और चक्रीय क्रम में घटित होने की घटना के फलस्वरूप यह आसपास के हमारे मौसम को भी प्रभावित करती है। आज हम जिन जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे या जिस इस टॉपिक के अंतर्गत हम जिन चीजों पर चर्चा करेंगे, जिन भी विषयों पर चर्चा करेंगे, वे शीतकालीन स्थिति में ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। जैसे ओस, कोहरा, पाला, ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। इससे कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो हमारी फसलों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे पाला। तो हम देखेंगे आज कि आखिर ये घटनाएं कैसे घटित होती हैं और इसके पीछे का की पॉइंट क्या है, यानी किस वजह से ये घटनाएं घटित होती हैं। तो आइए देखते हैं हमारे ज्योग्राफी के आज के विषय को, जिसका नाम है संघनन। क्योंकि पाला, कोहरा, ओस ये सभी संघनन के ही रूप हैं। संघनन का किस प्रकार से, कैसे, किस किस क्षेत्र में जब इसका परिवर्तन होता है, यह जलवाष्प का कैसे परिवर्तन होता है कि यह विभिन्न स्वरूपों में हमें मिलती है, चाहे वह ओस हो, पाला हो या कोहरा हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि संघनन क्या है। सबसे पहले समझेंगे हम संघनन को। संघनन यानी कंडेंसेशन, ध्यान रखें, कंडेंसेशन। आखिर यह संघनन है क्या? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, संघनन, जहां कण पहले फैले हुए थे और फिर इन कणों का आपस में क्या हो गया? संघनन होगा, यानी ये कण आपस में पास में आ गए। तो ये दूर जो कण हैं वे जब पास में आ जाएं, ठीक है। अब संघनन हम कहां पर यूज करते हैं? तो ध्यान रखें, संघनन हम इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वायु के संदर्भ में, वायु जलवाष्प के संबंध में। यानी वायु द्वारा जो नमी इकट्ठी की जाती है, वायु द्वारा अपने अंदर जो नमी समेट कर रखी जाती है, जो आर्द्रता, जो वाष्प समेट कर रखी जाती है, उसी जलवाष्प के रूप में परिवर्तन के लिए हम संघनन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी संघनन क्या है? तो वायु जिस जलवाष्प को अपने पास इकट्ठा करके रखती है, उस जलवाष्प का ठोस रूप में परिवर्तन या उस जलवाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। जी हाँ, संघनन की यदि हम बात करें तो ध्यान रखेगा कि जलवाष्प का, क्योंकि जलवाष्प यानी क्या? गैस के रूप में मौजूद है ना। तो जल के वे कण या जल के आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, किसी जल में कितनी वाष्प की मात्रा है, ये जलवाष्प कहलाती है। तो जलवाष्प की जब हम बात करें तो जलवाष्प का किस रूप में परिवर्तन? द्रव, ध्यान रखें, द्रव ना कि द्रव्य। द्रव्य यानी क्या होता है? तरल पदार्थ, जबकि द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो जलवाष्प का द्रव के रूप में छोटे छोटे कणों के या छोटे छोटे हिमकणों के रूप में परिवर्तन, द्रव या ठोस। लेकिन यहां पर हम शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जलवाष्प का रूपांतरण हो रहा है, जलवाष्प के रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो जलवाष्प का द्रव या हिमकणों के रूप में परिवर्तन को क्या कहा गया है, या इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। यानी जलवाष्प का द्रवों एवं छोटे छोटे हिमकणों के रूप में परिवर्तन जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, जलवाष्प यानी वाटर वेपर, ठीक है। तो जलवाष्प का किस रूप में परिवर्तन? तो ध्यान रखें, जलवाष्प का या वाटर वेपर का द्रव्य या छोटे छोटे जलकणों या छोटे छोटे हिमकणों में बदलने की जो
पूरी प्रक्रिया है, ध्यान रखें, बदलने की ये जो पूरी प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। यानी संघनन क्या है, ध्यान रखिए, संघनन एक प्रोसेस है। यह क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि घटित होती रहती है, कहां पर, वायुमंडल में। ध्यान रखिए, यह पूरी प्रोसेस, यह जो पूरी प्रक्रिया है कहां घटित हो रही है, वायुमंडल में। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। ध्यान रखें, हमने क्या कहा, जलवाष्प का द्रव या ठोस या छोटे छोटे हिमकणों में, छोटे छोटे जलकणों में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। संघनन की प्रक्रिया को आप सीधे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक बॉटल लेते हैं, ध्यान रखें, कोई भी आप प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए, आपने एक नॉर्मल बॉटल ली और आपने उसके अंदर बर्फ भर दिया। बर्फ जब आप उस बॉटल में भर देते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद पूरी बॉटल की सतह पर छोटी छोटी नमी युक्त कण हमें दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे जल के कण दिखाई देते हैं। ये किस प्रक्रिया से निकल कर आते हैं सामने, ये प्रक्रिया कहलाती है संघनन। क्यों? क्योंकि आपने बॉटल के अंदर क्या भर दिया, अंदर बर्फ भर दी। एक बॉटल है, आपने उस बॉटल में क्या भर दी, बर्फ भर दी। और यहां जो बाहर का टेम्परेचर है बॉटल के, यहां का टेम्परेचर बॉटल की तुलना में क्या है, ज्यादा है। अब यहां पर जो जलवाष्प के कण हैं या वायु के कण, ध्यान रखें, जो वायु के कण हैं ये इसकी सतह से टकराएंगे, और जब ये इसकी सतह से टकराएंगे तो इसके बाद ये वायु के कण या जलवाष्प क्या होगा, जलवाष्प से ये जो कण हैं वायु के, ये आकर इसकी सतह में टकराएंगे और सतह में बैठ जाएंगे, ध्यान रखें। और यहीं पर संघनन की क्रिया के फलस्वरूप ये जल की बूंदों में, जल की छोटी छोटी बूंदों में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। और यह किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, यह संघनन की प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, जो आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है, यानी संघनन की प्रक्रिया आप समझ गए कि क्या है। संघनन की प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है, जिसमें जलवाष्प छोटे छोटे जलकणों या हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है। अब जलवाष्प या कहें इस संघनन के कितने स्वरूप होते हैं, कितने प्रकार की संघनन की प्रक्रिया जो है कितने तरीकों से घटित होती है, या आप सामान्य तौर पर समझे संघनन के रूप को। संघनन के रूप की यदि हम बात करें तो जिस हम ओस, कोहरा, पाला, कुहासा, इन सभी चीजों की जो हम बात करते हैं, ये सभी संघनन के ही क्या है, रूप है, संघनन के ही क्या है, स्वरूप है। संघनन के बारे में ध्यान रखें कि जब भी, चूंकि संघनन का मतलब क्या है, संघनन का मतलब यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प किसमें परिवर्तित हो रही है, द्रव्य में परिवर्तित हो रही है। ध्यान रखें, द्रव्य में परिवर्तित हो रही है। तो संघनन के भीतर क्या घटना घटित होती है, संघनन के भीतर वह घटना घटित होती है कि यदि वायु का तापमान, ध्यान रखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वायु के बारे में बात कर रहे हैं। यदि वायु का तापमान हिमांक बिंदु, अब यहां पर यह बात चर्चा में आएगी कि आखिर हिमांक बिंदु क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझिए कि यदि वायु का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे हो जाए, हिमांक बिंदु यानी 0 या 0, हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए तो क्या होता है, यानी यदि वायु का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे हो जाए तो जो जलवाष्प है वह हिम क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाती है, हिम क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाती है। अब हिमांक बिंदु क्या है, हिमांक, हिम यानी बर्फ, तो वह बिंदु जहां पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होता है, या हिमांक बिंदु की जब आप स्पष्ट परिभाषा दें तो ध्यान रखिए कि वह तापमान, हम बात कर रहे हैं तापमान की, हिमांक बिंदु के बारे में कहेंगे हम वह तापमान, क्योंकि हिमांक बिंदु को हम टेम्परेचर के रूप में नापते हैं। किसी भी पदार्थ का जब हम हिमांक बिंदु की बात करते हैं यानी हम उस पदार्थ के उस तापमान की बात कर रहे हैं, यानी पदार्थ का
वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होने लगता है, या ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए, जिसमें कोई तरल पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाए, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए, तो वह उस पदार्थ का हिमांक बिंदु कहलाता है। यानी यदि वायु का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाता है तो जो जलवाष्प है वह हिम क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाती है। तो हिमांक बिंदु यानी क्या, वह बिंदु जहां पर, वह तापमान जहां पर कोई तरल पदार्थ ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो जाए। हमने क्या देखा कि यहाँ जलवाष्प हिम क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाती है, किस पर, उस तापमान पर जहां पर यह हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो हिमांक बिंदु के बारे में ध्यान रखिए, हम उस तापमान की बात करते हैं जहां पर कोई तरल पदार्थ क्या होता है, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमने किसके बारे में बात की, संघनन के बारे में ही, इसके लिए हमें थोड़ा हिमांक बिंदु भी पता होना चाहिए, इसलिए हमने हिमांक बिंदु के बारे में चर्चा की। हम संघनन के विभिन्न रूपों की या विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कर रहे हैं। संघनन के स्वरूप या संघनन के विभिन्न रूप, सबसे पहले देखते हैं हम ओस को। ठीक जी, अब ओस क्या है, ओस के बारे में ध्यान रखिए। ओस यानी सबसे पहले हम बात करें, ओस किस रूप में हमें मिलती है, ओस हमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में मिलती है ना। यानी यहां पर जलवाष्प किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो ओस के रूप में ध्यान रखें, जब जलवाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाए, या जब जलवाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो, यानी संघनन की क्रिया के फलस्वरूप जलवाष्प किस रूप में बदल रही है, जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल रही है। तो इस तरीके से हमें वायुमंडल में या वायुमंडल के चारों तरफ जब जल वायुमंडलीय आर्द्रता है, या जब वायुमंडलीय आर्द्रता है, वह किस रूप में बदल रही है, वायुमंडलीय आर्द्रता हमें ठोस वस्तु जैसे पत्तियों के ऊपर हमें ओस के रूप में मिलती है, या छोटी छोटी बूंदों के रूप में मिलती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब वायुमंडलीय आर्द्रता हमें ठोस वस्तुओं के ऊपर, जैसे हमें पत्थर के ऊपर मान लीजिए, या पत्तियों के ऊपर, पत्थर या छोटी छोटी पत्तियों या पेड़ की किसी की भी पत्तियों के ऊपर हमें जब जल की बूंदों के रूप में मिलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम ओस कहते हैं। ठीक है, और ओस के लिए भी कुछ खास कंडीशन होती हैं, यानी हम इसकी कंडीशंस की बात करें तो कंडीशन में सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है आकाश का साफ होना। ये प्रमुख परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के फलस्वरूप ही आपको ओस देखने को मिलेगी, यानी आकाश का साफ होना, इसके अलावा हवा का शांत होना, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के बाद ही आपको वायुमंडलीय आर्द्रता का परिवर्तन देखने को मिलेगा छोटी छोटी बूंदों के रूप में। ठोस पदार्थों पर हमने अक्सर जो छोटी छोटी बूंदें पत्तियों पर देखी हैं, वही क्या कहलाती है, ओस कहलाती है, और इसमें वायुमंडलीय आर्द्रता जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो खास परिस्थितियों में हमने देखा क्या, आकाश का साफ होना, हवा शांत होना, या आप कह सकते हैं कि ठंडी या शीत लहर का मौजूद होना, ठंडी या शीतलहर का क्या होना, मौजूद होना। ठीक है, तो ये इसकी कुछ खास कंडीशंस में क्या होंगी, शामिल होंगी। ठीक है, यहाँ ठंडी या शीत रातों का भी मौजूद होना। ठीक है, एक लंबी, क्योंकि प्रक्रिया पूरे लंबी प्रोसेस के बाद ओस की बूंदें बनती हैं। हमने ओस के बाद हम चर्चा करेंगे पाला पर, कि आखिर पाला क्या है। ठीक है, तो कई बार आपको पाला को अलग नामों से भी देखने को मिलेगा, हो सकता है कहीं कहीं तुषार लिखा हो, जिसे इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक, पाला क्या है,
या तुषार क्या है? तो देखिए हमने अक्सर सुना होगा कि इस कंडीशन की वजह से या पाले से फसलें बर्बाद हो रही हैं, या हो सकता है आपने सुना हो कि पाला पड़ गया है तो फसलों पर सिंचाई कर दीजिए, सिंचाई करने से आपकी फसलें वापस से सुरक्षित हो सकती हैं या ठीक हो सकती हैं। तो अब पाला है क्या आखिर? तो जब हम पाले की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, जब भी कभी हम, ये कंडीशन भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? धरातल पर देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि ये सारी कंडीशंस कहाँ हमें देखने को मिलेंगी? धरातल या आसपास या वायुमंडल के अंदर ही, ठीक है। तो जब कभी धरातल पर तापमान, ध्यान रखें, जब कभी धरातल पर तापमान या टेम्परेचर हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाए, ध्यान रखें, तापमान या टेम्परेचर किससे? हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाए, ठीक है, हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाए तो क्या होता है? हमारे आसपास की जो जलवाष्प है, हमारे आसपास या वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो, या जलवाष्प की जो जल की बूंदें हैं, ये क्या होती हैं? जो जलवाष्प है यह जल की बूंदों में परिवर्तित ना होकर हिम की बूंदों में परिवर्तित हो जाए, हिम की या हिम बूंदों में परिवर्तित हो जाए, हिम बूंदों में परिवर्तित हो जाए, तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है पाला, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? पाला, तुषार या फ्रॉस्ट कहा जाता है। तो इसकी खास डेफिनेशन क्या है? जब धरातल में तापमान, ध्यान रखें, जब धरातल में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाए 0°C से नीचे गिर जाए, तब जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित ना होकर हिम कणों या हिम के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है, और इसे ही कहा जाता है पाला। तो जल की बूंदों में परिवर्तित हुई तो हमने ओस कह दिया, ठीक है, लेकिन जब उस तापमान पर जो जलवाष्प है वे किस में परिवर्तित हो गई? हिम की बूंदों में, तो हमने इसे क्या कहा? पाला कहा। और पाला ही वह कंडीशन है जिसकी वजह से फसलें बर्बाद होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसमें क्या हमें क्या मिलता है वायुमंडल में या हमारे धरातल पर? हमें हिम की बूंदें प्राप्त होती हैं। किस वजह से? जलवाष्प की हिम कणों में परिवर्तित होने की वजह से। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है कि तापमान इतना कम हो गया है कि वह हिमांक बिंदु से नीचे गिर गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा पाला के बारे में, यानी फ्रॉस्ट के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट के बारे में, जो कि है कोहरा, ठीक है, या आपको कहीं कहीं कोहरा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉग। अब आखिर फॉग क्या है? तो देखिए, अभी हमने किस रूप में परिवर्तन की बात कही? अभी हमने जलवाष्प के छोटी छोटी बूंदों में और हिमकणों में परिवर्तन की बात कही। अब यह क्या कंडीशन है, यानी कोहरा की कंडीशन कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखिए, कोहरा की कंडीशन उत्पन्न होती है तब जब जलवाष्पयुक्त वायु, यानी वायु है उसमें जलवाष्प है, तो जलवाष्पयुक्त वायु, जलवाष्पयुक्त वायु किसके संपर्क में आती है? शीत सतह के संपर्क में आती है। शीत सतह का मतलब क्या? ठंडी सतह। तो जब जल वाष्प युक्त वायु शीत सतह के संपर्क में आती है या ठंडे धरातल के संपर्क में आती है, ध्यान रखिए, या ठंडे धरातल के संपर्क में आती है, जैसे ही यह जलवाष्पयुक्त वायु जब ठंडे धरातल या शीत सतह के संपर्क में आती है तो इसमें क्या होता है? जो वायु है, वायु का शीतलन हो जाता है, वायु का शीतलन हो जाता है। और जलवाष्प क्या होती है, किस चीज में परिवर्तित होती है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वह हमें दृश्यमान नहीं रह जाता, यानी व्यक्ति के आसपास का जो वातावरण है उसे हम ठीक से अपनी आंखों से नहीं देख पाते। यह कंडीशन कब पैदा होती है? तो ध्यान रखिएगा, जब जलवाष्पयुक्त वायु ठंडे धरातल के संपर्क में आती है या शीत सतह या शीत धरातल के संपर्क में आती है तो वायु का शीतलन हो जाता है, जिसकी वजह से इन जलकणों के कारण क्या होता है, जो वायुमंडल है वह वायुमंडल हमें दृश्यमान
नहीं रह जाता। और अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आप सुबह उठते होंगे तो आपको कोहरा दिखाई देता होगा। ये कोहरा की जो कंडीशन है इसी वजह से पैदा होती है, यानी जलवाष्प युक्त जो वायु है वह शीत धरातल, क्योंकि ठंडी पड़ रही है ना, टेम्परेचर गिर रहा है, और ठंडी पड़ने की वजह से जो जलवाष्प युक्त वायु है वे आसपास के वातावरण या ठंडे वातावरण या ठंडे धरातल के संपर्क में आ जाती है, और इस वजह से जो जलकण है ये आपस में वायु के साथ मिल गए, या ठंडी वायु का शीतलन हो गया, और शीतलन की वजह से जो आसपास का वायुमंडल है वह हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कब पैदा होती है, ध्यान रखिएगा, जब जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आ जाए और वायु का शीतलन हो जाए, तो हमारे लिए वायुमंडल दृश्यमान नहीं रह जाता। और ऐसी कंडीशन में जो आसपास का हमें छोटे छोटे बादल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कणों के, छोटे छोटे हिमकणों के या जल के कणों के, ध्यान रखिए, लेकिन इसमें अमूमन हिमकण हमें प्राप्त होते हैं, तो इनकी कणों के जब छोटे छोटे बादल बन जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कोहरा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे बादलों को क्या कहा जाता है, कोहरा कहा जाता है। और ये कहाँ पर बनते हैं, खास बात यह है कि यह धरातल के निकट बनते हैं, धरातल के निकट। इस वजह से हमें अपने पास आसपास ही, क्योंकि छोटे छोटे बादल बन गए हमारे आसपास वायुमंडल में ही, तो इस वजह से हमारी जो दृश्यता है वह प्रभावित होती है। ठीक है, तो कोहरा की खास बात क्या है, इसे आप नेगेटिव ले सकते हैं। कोहरा की नेगेटिव बात क्या है कि हमारी जो दृश्यता है वह प्रभावित होती है। इस वजह से कोहरे को भी कुछ अलग अलग टाइप में या अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। कोहरे की खास बात एक और यह याद रखिएगा, यानी आपको हो सकता है डिफरेंस पूछ सकता है, तो कोहरा सूर्यास्त के, माफ कीजिएगा, सूर्योदय के बाद कोहरे की जो कंडीशन है वह देखने को हमें मिलती है। अमूमन हम देखते हैं जब हम सुबह सोकर उठते हैं उसके बाद कोहरे की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, और जैसे जैसे धूप आती जाती है तो ये जो कोहरा है, इसके जो कण है, छोटे छोटे बादल हैं, क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और फिर हमारी जो दृश्य क्षमता है वह ठीक से, हमें आसपास का जो वातावरण है वह हमें ठीक से दिखाई देने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, इस आधार पर कोहरा कई प्रकार का होता है, जैसे अति सघन कोहरा, अति सघन कोहरा या कोहरा, ध्यान रखें, सघन कोहरा। ठीक है, यानी ये कुछ खास कंडीशन है, इन कंडीशन पे हमें अलग अलग प्रकार से जो हमारी दृश्य क्षमता है वह प्रभावित होगी, जैसे साधारण कोहरा या सामान्य कोहरा। तो 4 टाइप हैं इसके, अलग अलग टाइप में अलग अलग इसकी दृश्यता है। यानी हम बात करें कि हमें कितने से कितने तक की दृश्यता हमें इसके अंतर्गत दिखाई देती है, तो इसकी दृश्यता की यदि आप बात करें तो हम इसमें लगभग 300 मीटर तक देख पाते हैं। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन है, जब अति सघन कोहरा हो तो ध्यान रखिएगा कि आप 300 मीटर से कम देख पाते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि सघन कोहरे की कंडीशन हो गई तो ध्यान रखिएगा आप लगभग 550 से 300 मीटर तक देख पाते हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब सघन कोहरे की कंडीशन होगी। जब साधारण कोहरे की कंडीशन होगी तो ध्यान रखिएगा आपकी जो दृश्यता है वह लगभग 1150 से 550 मीटर तक होती है। और जो सामान्य दृश्यता की हम बात कर रहे हैं, सामान्य दृश्यता की कंडीशन कब होगी, जब आप लगभग 1100 मीटर तक देख पाते हैं। तो अभी जो दिल्ली का हाल है या कुछ आसपास के ऐसे क्षेत्र जहां पर कोहरा की कंडीशन ज्यादा है, वह क्या स्थिति है कि आप अति सघन कोहरे वाली कंडीशन में हैं, क्योंकि आप बहुत छोटी सी डिस्टेंस तक नहीं देख पाते। और कई क्षेत्र हैं जहां पर सघन कोहरे की कंडीशन है। अति सघन कोहरा बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, जहां पर बहुत तेज शीतलहर चल रही हो या धरातल बहुत ठंडा हो और आपके आसपास कुछ जो जलवाष्पयुक्त वायु है वह उससे प्रभावित हो रही है और वायु का क्या हो गया, शीतलन हो गया। इस वजह से आपकी जो दृश्यता है वह प्रभावित हो गई, और इस वजह से हमारे आसपास के जो क्षेत्र है हम कह देते हैं कि यहाँ कोहरा बना हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा संघनन क्या होता है, संघनन के हमने विभिन्न स्वरूपों को समझा कि आखिर ओस क्या है, कैसी कंडीशन के बाद ओस बनती है, किस कंडीशन के बाद पाला की कंडीशन या फ्रॉस्ट की कंडीशन पैदा होती है, और कैसी स्थिति के बाद यह जलवाष्प का कौन सा वह टाइप है, संघनन का कौन सा वह स्वरूप है जिस वजह से कोहरे की कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।